हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मैंने जो लास्ट थ्योरी लेक्चर आप लोगों को दिया था, जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग को बताया और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आप लोग को समझाया। तो आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और जिसमें आप लोगों को हाउ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, ओके, एंड वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक्चुअल में जैसे हम लोगों ने फ्लक्स का बात किया कि जो हम लोग के एयर गैप फ्लक्स, जो रोटेटिंग फ्लक्स जो हम लोग उस मशीन्स के अंदर में जब थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो वो जो रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो अभी जो आज की जो क्लास होगी, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसमें हम लोग एक डेरिवेशंस करेंगे एनालिटिकल मेथड से। मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं मशीन में, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो हम लोग का जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स जो मेन फ्लक्स और जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, वो दोनों में क्या रिलेशन है। एक्चुअल में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा मोटर के अंदर में, वो क्या होगा, 3/2 ऑफ मेन जो मैक्सिमम फ्लक्स का होगा। तो इस डेरिवेशंस को हम लोग करेंगे। और जो ये जो फ्लक्स का जो रोटेशन है, ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा। और जो फ्लक्स है, जो मेन आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, टाइम। ये डेरिवेशंस को आप लोगों को इस लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर्स को भी देखिए और इस लेक्चर को अच्छे से मैथमेटिकल वे में आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ वेक्टर का जानकारी होना चाहिए। और यदि नहीं भी है तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को सारा फार्मूला और वेक्टर का कॉन्सेप्ट के साथ में ये फ्लक्स का जो रिलेशंस है, ये आपको अभी डेरिवेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ इस क्लास में। तो आप लोग यहाँ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए और उसको नोट्स बनाइए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट टाइम है तो, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट नहीं करते हैं ना, तो एक होता है ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं है। तो इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। मन से इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, देखिएगा क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशंस को हम लोग अभी यहाँ पर समझेंगे। तो इस क्लास को देखिए अच्छे से। तो एक्चुअल में हम लोग को पता है कि थ्री फेज है ना, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैलेंस थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। और आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि बैलेंस थ्री फेज सप्लाई का मतलब क्या है, ठीक है। 120 डिग्री स्पेशली शिफ्टेड होती है, कुछ इस तरह से। नहीं भी पता तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, फेज, और फेज ए हो गया, ये आपका, ये सपोज हम इसको यहाँ पर फेज बी, इसको मान लेते हैं फेज सी, ओके। और दिस इज 120 डिग्री स्पेशली शिफ्टेड, ऑल आर ओके। सो व्हेन द थ्री फेज करंट, जब यहाँ पर थ्री फेज करंट जब फ्लो होगा मशीन में, सो एक्चुअल में जो करंट फ्लो होगा उसके साथ में यहाँ पर क्या होगा, थ्री फेज सप्लाई देने से, सो ईच कॉइल विल प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स, each coil will produce an alternating flux along its axis, okay. So instantaneous flux, well, what is the instantaneous flux here? So instantaneous flux क्या होगा, मान लेते हैं कि हम इसके लिए phi1, phi2 एंड phi3, फेज ए के लिए मान लेता हूँ कि phi1 है। सो phi1 इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स, दैट इज phi m and now sine of omega t. Similarly जो सेकंड फ्लक्स, तो 120 डिग्री शिफ्टेड करंट है तो फ्लक्स भी 120 डिग्री शिफ्टेड होगा। सो 1 ओमेगा टी माइनस 120। सिमिलरली दैट इज द phi 3, द फेज सी में जो करंट फ्लो होगा, फ्लक्स होगा, दैट इज phi m, ये साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री या माइनस 240 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि हम लोग थ्री फेज बैलेंस सप्लाई का जो इक्वेशंस है, सो वही इक्वेशंस यहाँ पर हम लोग लिखे हैं फ्लक्स के फॉर्म में। सो 1, 2 एंड ये 3 नंबर इक्वेशंस है। सो एक्चुअली में हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है कि जो फेजेस में फ्लक्स जब फ्लो होगा, तो एट ए टाइम पे रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा एक फेज पे होगा, है ना। तो रिजल्टेंट फ्लक्स, तो बेसिकली हम लोग को फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फ्लक्स। उसके लिए थोड़ा वेक्टर का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे।
सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर जो ड्रॉ करके डायग्राम, तो सिंपल आप देख सकते हैं कि जो मैंने फेज, ये फेज हो गया आपका, मान लेता हूँ यहाँ पर 5-1 है, ओके, ये आपका 5-2 और दिस इज 5-3, दिस इज 5-3, ओके। सो अब कंपोनेंट आप लोग को वेक्टर में, जो कंपोनेंट हम लोग वेक्टर में रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको डिस्कस करके ही आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में और वर्टिकल डायरेक्शन में। ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री। Now this angle is also 60 degree. Now this is what 30 degree. Okay. So resultant flux produced by due to this resolving the component here in the horizontal directions and also the vertical direction. So सबसे पहले हम लोग horizontal means ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं horizontal directions के लिए फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। So resultant component सिंपली हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा कि द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। सो वेक्टर्स का यदि हम लोग थोड़ा सा भी आप लोग को नॉलेज होगा तो जैसे कि देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका फाई है ना, और ये यदि थीटा है तो जिधर थीटा है इधर क्या हो जाता है फाई कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट होता है। और यदि जिस साइड में हम लोग यहाँ पर है तो वो क्या होगा, जिधर एंगल नहीं है तो वो क्या होता है फाई साइन थीटा, ओके। तो सिमिलरली यदि हम लोग रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल, मान लेते हैं कि इधर फाई एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाई एच, तो देखिए वेक्टर के डायरेक्शन के साथ में फाई 1 है, लेकिन यदि हम लोग फाई 2 को यदि कंपोनेंट निकालेंगे, देखिए फाई 2 का जो कंपोनेंट होगा, देखिए तो ये 60 डिग्री है ना, तो फाई 2 का जो कंपोनेंट होगा यदि इस डायरेक्शन में निकालना चाहेंगे, देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फाई 2 कॉस 60 डिग्री, ओके। और सिमिलरली फाई 3 का यदि हम लोग निकालते हैं तो वो क्या हो रहा है फाई 3 कॉस 60 डिग्री। लेकिन हम लोग को जो क्या निकालना है फाई एच, क्या निकालना है यहाँ पर फाई एच। तो आप ध्यान से देख सकते हैं फाई एच के अलोन में जो वेक्टर का डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज फाई 1। यदि हम लोग फाई 2 का कंपोनेंट को इस साइड लाएंगे तो देखो फाई 2 cos 60 है, अब इसको इस साइड डायरेक्शन में, डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपली फाई 2 माइनस हो जाएगा और ये आपका cos 60 डिग्री। सिमिलरली फाई 3 cos 60 डिग्री, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वाला जो सिंपल मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब कुछ करना है नहीं, सिंपली हम लोग फाई 1 फाई 2 का सारा वैल्यूज को पुट करेंगे और सबसे पहले तो cos 60 का कॉमन निकाल लीजिए। सो यहाँ पर फाई 2 एंड प्लस दैट इज फाई 3 एंड हियर cos 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि सिंपल जितने cos 60 के वैल्यू सबको बताया cos 60 हाफ होता है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए यदि किसी को पता भी होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जो क्लासेस कर रहा हूँ कि आई होप होता नहीं कि किसी को पता भी नहीं है तो भी सारा चीज़ें समझ में आ रहा है, तो मैं उस टाइप से बना रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ यदि नहीं भी आ रहा है तो ये क्लास में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे फाई 1 फाई 2 फाई 3 का जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 देखना है ना, 1 2 3 से हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। आइए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फाई एच इज इक्वल टू, ठीक है, फाई 1 का मतलब क्या है फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, क्लियर, माइनस हाफ। अब क्या था फाई 2 था, है ना, तो फाई 2 का वैल्यू क्या था फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री एंड प्लस हियर फाई 3 का वैल्यू जो है ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। अब मैथमेटिक्स यदि आप लोग को थोड़ा भी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री आता हो तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का ही सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग को पुट करना है। तो फाई एम साइन ओमेगा टी
देखिए कोई भी चीज़ जो है एकदम सिंपल है ना, थोड़ा सा बस मन लगा के पढ़िएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो 5m यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप पॉलिटेक्निक भी कर रहे होंगे या बीटेक कर रहे होंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। साइन ए माइनस बी है ना, तो साइन ए फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी, कॉस बी ओके, माइनस कॉस ए एंड साइन बी, सिंपल सा फॉर्मूला है। प्लस इसको तोड़िए, साइन ओमेगा टी, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में, तो साइन ऑफ ओमेगा टी एंड कॉस 120 डिग्री, प्लस ही रहेगा प्लस में, तो साइन ऑफ 120 डिग्री कॉस ऑफ ओमेगा टी ओके। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, ये कैंसिल हो गया आपका, साइन 120 डिग्री कॉस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और cos 120 सबको पता होना चाहिए, 90 प्लस 30 दैट इज साइन 30 माइनस साइन 30, सो इसको पुट करना है बस, m साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 5m/2, और ये हो जाएगा 2 ऑफ साइन ओमेगा t, और cos 120 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका -12, 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5m साइन ओमेगा टी, और क्या है यहाँ पर आपका 5 प्लस, मैं डिटेल ही लिख देता हूँ, 5m साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस 5m/2 दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी, स्क्वायर कीजिए, हाफ प्लस 3/2 हो जाएगा, तो दैट इज 3/2 5m साइन ऑफ ओमेगा टी। सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, और ये क्या निकला है, 5h निकला है, क्लियर। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पर क्या क्या रिजॉल्व किए हैं, हम लोगों ने हाईएस्ट को किया ना, हाईएस्ट को रिजॉल्व किया, ठीक है। अब यदि हम लोग एक काम करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब इस साइड जो कंपोनेंट है वर्टिकल है ना, इसको 5 भी मान लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो 5/3 का कंपोनेंट क्या है, देखिए 30 डिग्री है ना यहाँ पर, तो 5/3 के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5/3 इसी डायरेक्शन में है, cos 30 डिग्री। 5/2 का देखिए, 5/2 को इधर रिजॉल्व कर देते तो क्या हो जाएगा, 5/2 cos, और ये 5/2 क्या होगा, ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 के साथ में बस इसको भी हम लोग कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट को भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट बहुत सिंपल है। सो द रिजल्टेंट वर्टिकल, थोड़ा आराम से मतलब कॉपी निकाल करके नोट्स बनाइए ना, देखिएगा सारा चीज समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स ही है, ठीक है ना। हम लोग लास्ट क्लास में जो बताया था आप लोगों को, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है, इसमें मैथमेटिकल्स जो अप्रोच से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 में हम लोगों ने क्या देखा कि 5/3 ऊपर है, तो 5/3 cos 30 डिग्री हो जाएगा, और 5/2 नीचे था तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, है ना, तो 5/2 cos 30 डिग्री। अब तो इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, cos 30 में यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, आप लोग खुद से कर सकते हैं और बाद में मिला सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज कर दीजिए और जो है आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए इसको, और उसके बाद चेक कीजिए कि हाँ सही में मेरा आया है कि नहीं आया है। अब इसमें क्या करना है ना, 5/3 और 5/2 वैल्यू को खाली पुट कर तो देना है, कुछ करना नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पर cos 30 का वैल्यू सबको पता क्या है, √3/2 ओके। अब यहाँ पर 5/3 और 5/2 का वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 5/3 इक्वल टू क्या है, 5m साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री ओके, माइनस 5/2 का वैल्यू 5m साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। अब फिर से वही फॉर्मूला आ गया आपके पास, फिर से वही फॉर्मूला आ गया, तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक ना। फिर भी मैं जो है कि आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर अपने से भी कीजिएगा। तो √3/2 दैट इज 5m, फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 5/3 वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या था, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ 120 डिग्री प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ 120 डिग्री, है ना। अब क्या था, इधर माइनस था, क्या था, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी
कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ 120 डिग्री। तो देखिए क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना। कॉस ओमेगा टी आ रहा है यहाँ पर, और साइन 120, साइन 120 का साइन 90 प्लस 30, ठीक है। बेसिक मैथ मैंने पहले भी कहा कि क्या है, यहाँ पर सिर्फ बेसिक मैथ का यूज हो रहा है। 2 कॉस ओमेगा टी और आपका साइन 120, मतलब क्या हो रहा है, देखिए नहीं भी पता तो थोड़ा सा जान लीजिए। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो गया ना। कॉस 30 का बोल गया √3/2 है, √3/2, 1 to 1 कैंसिल कर दिया, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो आपका आ गया 5e, ठीक है। तो देख सकते हैं 5e का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया है, इसको मान लेते हैं कि ये आपका 5 है, ठीक है ना। अब यदि हम लोग वेक्टर के बारे में थोड़ा भी पता होगा कि रिजल्टेंट क्या होता है नहीं होता है, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। रिजल्टेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर में सिंपल आप लोग को ऐसे पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, जिसका रिजल्टेंट मान लेता हूँ फाई है ना। तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, है ना, ठीक है। तो फाई आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, फाई एच का होल स्क्वायर प्लस, सोचते रहिए और अपने से बनाते भी रहिए। तो अब कुछ करने का यहाँ पर जरूरत है, जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से यहाँ पर लाकर पुट कर दीजिए। दैट इज 3/2, दैट इज 5m साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस 3/2, ओके, 5m कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर जीरा प्लस कॉस स्क्वायर जीरा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो 3/2 यहाँ पर 5m आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो रिजल्टेंट फ्लक्स हम लोगों का होता है दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, मैक्सिमम फ्लक्स। यही तो हम लोग को डेरिवेशन करना था। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ये फ्लक्स है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। कहीं पर टाइम देख रहे हैं, कहीं पर टी है, कहीं पर ओमेगा टी या स्टेप का कुछ टर्म है, देख सकते हैं यहाँ पर नहीं है ना। तो सिमिलरली यदि हम लोग अब बात करेंगे किस चीज का, जो ये जो वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शंस का बात करेंगे, तो डायरेक्शन tan थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से देखिए तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना। tan थीटा बोलिए, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप लोग सबको पता है क्या होता है, p/b, मतलब 5v/5h हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 5v का भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, लगा यहाँ पर पुट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का tan थीटा निकलेगा, है ना, वो क्या निकल जाएगा, cot ओमेगा टी निकलेगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan π/2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से जो थीटा मतलब जो पोजीशन है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, वह इस तरह से हम लोगों के पास एक रिलेशन आया, है ना। तो हम लोग दोनों इक्वेशन नंबर 6 से और 7 से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम जो 7 आया है, क्या देखे हैं हम लोगों ने अभी कि द रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर क्या है, इज इंडिपेंडेंट इसका ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना। लेकिन एक चीज क्या गौर होगा कि कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ मैग्नीट्यूड होगा पर फेज में, है ना, और इट इज a constant flux, है ना, जो कि इक्वल होगा किसका, 3/2 टाइम्स क्या, मैक्सिमम क्या, फ्लक्स पर फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप डिप्लोमा बीटेक कर रहे होंगे तो आप लोगों का डेरिवेशंस हमेशा पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से डेरिवेशन कीजिएगा, बहुत ईजी है। और हम लोग को इक्वेशन नंबर 7 से क्या पता चला है, 7 से एंगल जो थीटा है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और ये जो सिंपली बोल सकते हैं कि इक्वेशन 7 से क्या पता चल रहा है कि जो एंगल है, एंगल इज डिपेंडेंट
देख ही सकते हैं ना, यहाँ पर है। तो एक्चुअल में जो हम लोग का वेक्टर रोटेट कर रहा था, मैं बता रहा हूँ वेक्टर क्या होगा, रोटेटिंग वेक्टर है। तो कैसे हो रहा है, जैसे कि देखिए मैं कुछ केसेस ले लेता हूँ। मान लेता हूँ कि जब एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, है ना। तो इक्वेशन समझ में पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 पर पुट करने पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हो कि नहीं हो। मान लेते हैं कि आपका ये जो वेक्टर है इस तरह से, तो इस पोजीशन पे होगा, मान लेते हैं ए, ठीक है। जब 90 डिग्री का बात करें, क्या बात करेंगे, जब हम लोग 90 डिग्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए पोजीशन पे, क्या हो जाएगा, ये पोजीशन ए पे हो जाएगा, पोजीशन ए, ठीक है। सिमिलरली यदि बी का बात करेंगे, मान लेते हैं 90 डिग्री पे चल गया एट, यदि हम लोग बात करेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू किस पे, 90 डिग्री पे, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कहाँ पर आ जाएगा, बी पे आ जाएगा। ये कहाँ पर आ जाएगा, बी पे, मतलब ये बी पोजीशन पे आ जाएगा। यदि हम लोग बात करते हैं कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री पे है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -90 डिग्री, मतलब यहाँ पर आ जाएगा सी पे, किस पे आ जाएगा, पोजीशन सी पे होगा। फिर यदि हम लोग ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 डिग्री का बात करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका, मतलब डी पोजीशन पे। तो हम लोग इस तरह से क्या देख रहे हैं कि रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट इन स्पेस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, देख रहे हैं ना। जो हम लोग का रिजल्टेंट फ्लक्स हो रहा है वह आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में आपका रोटेट कर रहा है। जो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, जो एंगल है फ्लक्स का, रिजल्टेंट फ्लक्स का, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन समझा है कि जब हम लोग 3 फेज है ना करंट देंगे, बैलेंस सप्लाई देंगे, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, जो एयर गैप आपका मोटर पे होगा, ठीक ना, जो कि आपका मैंने बताया क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स का, ठीक ना। और जो रिजल्टेंट फ्लक्स जो रोटेटिंग होगा, ठीक है, जो कि एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, पता ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ठीक है, 2πf से। तो ये जो स्पीड होता है, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, रोटेटिंग फ्लक्स का स्पीड को कौन सा स्पीड कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड, जिस स्पीड से फ्लक्स रोटेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। तो इस तरह से हम लोगों ने जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसको हम लोगों ने आज एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल वे में भी समझ लिया, ठीक ना। तो इस क्लास को, इसको नोट्स को आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, और इसमें हमको नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सिंपल सा मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं, है ना। कुछ वेक्टर्स और कुछ जो है आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शंस चाहिए वेक्टर का, कुछ मैथमेटिक्स, और जो भी है मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता ही दिया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिए। और हम लोग जो है कि एक्सपेरिमेंट भी आप लोग का चल रहा है, तो पैरेलली एक्सपेरिमेंट भी दे रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल क्लास है ना। तो चलिए इस तरह से जो है कि आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाइए। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ओके, बाय, लव यू एंड टेक केयर।